चलो बच्चों, तो आज अपन लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एटम कैसा होता है, क्या होता है। थोड़ा बहुत तो तुम लोगों ने भी सुना होगा एटम में क्या क्या होता है, बताओ। जैसे ऐसा होता है ना, अपने पास एटम घूमता हुआ, मान लो अगर मैं कोई भी एक एटम ले लूं इधर से, एटम लुक्स लाइक दिस। अब इसमें क्या क्या आइटम होते हैं, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है एटम में बताओ। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं और बाहर कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो हमें कैसे पता चला कि एटम ऐसा होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर होते होंगे, बाहर एक शेल होते होंगे और एक नहीं कई सारे शेल्स होते होंगे जिन शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इवन नॉट ओनली दिस, बाद में जाके तुम एक्चुअल एटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम एकदम सरप्राइज हो जाओगे एट द लास्ट के, अरे यार एटम ऐसा होता है, कैसा दिखता है एटम, के अलग अलग ऑर्बिटल्स आएंगे, सब शेल आएंगे, तो बहुत कहानी आपकी पूरी चेंज हो जानी है। पर ये एटम ऐसा दिखता है, इस डिस्कवरी के पीछे मतलब लगभग 100 साल की पूरी डिस्कवरी से एक एक करके लोग, साइंटिस्ट लोग पहुंचे। और पता है ये एक्सीडेंटली ही थोड़ा सा हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम सुना है आपने? कौन था बेंजामिन फ्रैंकलिन? कोई एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ याद है क्या किसी को? एक काइट वाला एक्सपेरिमेंट था, सुना काइट वाला एक्सपेरिमेंट? देखो क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन उस जमाने के अंदर उनको ऐसा सुनने में आया कि लोग ये कहते हैं कि ये जो बिजली कड़क रही है ये कोई भगवान की तरफ से एक अद्भुत ऐसी शक्ति है ना, जो कि लोगों को पनिश करने के लिए बनाई गई है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये वाली बात सुनी तो उन्होंने बोला यार मुझे ये लगता है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ भगवान से आया लेकिन ये कोई भगवान पनिश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो कि बहुत यूनिक और बहुत अलग है। ये मेरा दोस्त माइकल फैराडे लैब में ही बना देता है, क्या आप लैब में जाओगे उसके अंदर ही ये कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो बोला अगर वो बना देता लैब में तो वो चीज क्या काम करती है? बोला वो बल्ब जला देती है। बोला और क्या काम करती है? वो सायरन बजा देती है। तो बात यहाँ आके अटक गई कि तुम इस चीज से सायरन बजा के दिखाओ। क्या करके दिखाओ? सायरन बजा के दिखाओ। तो सायरन बजाने के लिए सोचो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने एक काइट डिजाइन की। तो उसमें बहुत ही पतले पतले से ऐसे इलेक्ट्रोड लिए मेटल के, उसी से उसके पूरा का पूरा शेप बनाया। ज्यादा भी मोटा नहीं ले सकते थे वरना उड़ती नहीं थी। और एक मांझा जो अपना चलता है ना, तो उसमें मेटल की हल्की सी कोटिंग की, उसको अटैच किया एक सायरन से। जैसे ही उस काइट के ऊपर बिजली गिरी सायरन बजने लगा। तो ये बात तो प्रूव हो गई, ये चीज और कुछ नहीं, ये चीज क्या है? बिजली ही है। क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब बैठे हुए चर्च में सारे लोगों को बोला कि देखो भैया ये तो बिजली ही है, ये कोई यूनिक चीज नहीं है। तो एक और चैलेंज आया, अगर ये चीज आसमान में बनती है तो तुम भी बना के दिखाओ आसमान के अंदर, ठीक है? वैसी की वैसी चीज लैब में मुझे बना के दिखाओ, वही गड़गड़ाहट चाहिए। और पता है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करता है? जे थॉमसन। और यहीं से डिस्कवरी होगी हमारी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूं इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड और एक एनोड। जब इसको उन्होंने ऐसे चालू किया तो एकदम ऐसे बिजली की गड़गड़ाहट जैसी चीज देखी, लैब में जाके दिखाया। लेकिन ऐसे ही नहीं किया, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस था। जब उन्होंने इधर वैक्यूम पंप नाम की चीज नहीं लगाई थी, वैक्यूम से उसको मतलब गैसेस को नहीं निकाला था, तो उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया तो उनको रिजल्ट मिले और उनको ऐसी बिजली जैसी चीजें दिखी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, पहले हम उस चीज पे बात करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कोई जानता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलो। 9.1 into 10 raised to minus 28 grams. यस, 9.1 into 10 raised to power minus 28 ग्राम। और पता है मास ऑफ जो प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो था 1.6 into 10 raised to power minus 24 केजी में कन्वर्ट करूं इसे तो होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg, या फिर 1.6 into 10 raised to power minus 27 kg। इतना ज्यादा डिफरेंस, पता है कितना डिफरेंस? अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन को देखें,
मास ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो ये 1840 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 टाइम, मतलब लगभग 2000 गुना छोटा। अब जरा एक कहानी सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इस बच्चे की तरह है, ये छोटू सा बच्चा, और ये इस बच्चे की मम्मी जो एक अलग मेटल की प्लेट होगी। बच्चे को मम्मी से मिलने जाना, सीधा जाएगा एकदम से चल के। लेकिन अगर यही बच्चा स्टेशन के अंदर आ गया खार करके, तो बताओ क्या होगा, क्या ही सीधा जा पाएगा? इतनी भीड़ भाड़ है कि यहाँ से जा ही नहीं पाएगा। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इन डेप्थ लेके जाता हूँ कि हो क्या रहा था। पहले उस पिक्चर को देखेंगे फिर आगे समझेंगे। यहाँ दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स थी, राइट? यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे और इधर जा रहे थे। अगर बीच के अंदर गैसेस बहुत सारी भरी रहेंगी तो वो गैसेस क्या करेंगी, इसको ट्रैप कर लेंगे, रोक देंगे, राइट? और ये आगे मूव नहीं कर पाए, तभी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो द मोमेंट इन्होंने वैक्यूम पंप लगाया तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, जगह खाली, और इलेक्ट्रॉन सीधे यहां से यहां मूव किया। इलेक्ट्रॉन का जनरेशन सिर्फ यहां से नहीं था, एक और जगह से था। वो किधर मेरे दोस्त, यहां पर है न्यूक्लियस, और बाहर घूम रहा है एक और इलेक्ट्रॉन। बाय चांस किसी गैस के अंदर पड़ा, ये ऐसे आया, टकराया, कोलिजन किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला येलो वाला और एक इलेक्ट्रॉन कैसा, व्हाइट वाला। ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले और इधर मूव किए। तो इलेक्ट्रॉन में निकलने की दो सोर्सेस थी। बोलो क्या क्या सोर्स थी? पहले सोर्स नंबर था कि इलेक्ट्रॉन मेटल की प्लेट से आ रहा है, और दूसरी सोर्स थी कि जो गैस है उसको क्या कर रहा है, आयनाइज कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो देखो मेरे प्यारे, पहली चीज क्या हुई, ऐसा कुछ सेटअप दिखा रहा है। एक मेटल की रॉड ये, एक मेटल की रॉड ये, बीच में लगा दिया एक वैक्यूम पंप, जिस पंप से इन्होंने प्रेशर को लेके आगे 10⁻⁻4 mm ऑफ Hg। क्या तुम समझ सकते हो 10⁻⁻4 mm ऑफ Hg कितना होता है यार? 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है बताओ, जो अभी है इधर रूम में? बोलो, किसी को पता वैल्यू mm ऑफ Hg में? मैं तुम्हें बताता हूं, जो अपना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180, ये होता है 760 mm ऑफ Hg। तो तुम सोचो प्रेशर कितना कम करते हो, 1 mm भी नहीं वे, 1/, इतना कम प्रेशर, ऑलमोस्ट कर लिया। इनको आइडिया कैसे आया इसका? इन्होंने क्या सोचा कि देखो आसमान में ऊपर जाते होंगे तो बिजली तो आसमान में कड़कती है, नीचे रहती है हैवी गैसेस, ऊपर रहती है कैसी गैसेस, लाइटर गैसेस। तो अगर ऊपर लाइटर गैसेस रहती हैं तो बेसिकली वहां प्रेशर भी कैसा होता होगा, कम, और बादल बड़े बड़े होते हैं तो इसके बीच का जो पोटेंशियल था वो भी बड़ा हैवी लगा है। और जैसे ही देखा तो बिजली की गड़गड़ाहट देखी। मैं तुमको रियल एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं कि एक्चुअल में दिख कैसा रहा था। एक मिनट, यहां से अपन लोग इधर आते हैं। देखो ये अपना रियल में जो ऐसा सेटअप है, ये कैथोड रे ट्यूब है, मेटल की प्लेट है, और देखो दिख रही है ये जो रेज दिखी, यही है अपने पास, राइट? अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे मैग्नेट को लेकर आ रहा है तो ये डेविएट कर रही है, और यहाँ पर अलग अलग चार्जेस लाएगा तो डेविएट करेगी। ये अभी अपन लोग भी करेंगे, ये जानने के लिए कि इसका नेचर कैसा है। और दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये वो सेटअप है, और ये जो है ये वैक्यूम का पाइप है, जिस पाइप से आपने क्या जनरेट किया, वैक्यूम जनरेट किया। दिख रहा है? ये पॉजिटिव है और ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव वाले पार्ट से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और किधर जाएंगे, पॉजिटिव वाले पार्ट पे। वैक्यूम इसलिए लगाया कि बेचारा इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाता था। तो देखो कितना कम प्रेशर रखा, 10⁻⁻4 mm ऑफ Hg, इतना कम प्रेशर रखा गया। तो इतने कम प्रेशर में इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आराम से आ जाते हैं और मूव कर जाते हैं। ये देखो भाई, ये जा रही इलेक्ट्रॉन की बीम, इधर से दूसरी प्लेट पे बीम दिखी, सब कुछ सही था। लेकिन क्या है, वो साइंटिस्ट थे, वो सिर्फ चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह नहीं, उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्कवरी की। क्योंकि पहले जमाने में लोग कहते थे कि एटम, ए माने नॉट और टम माने डिविजिबल, समथिंग विच इज नॉट डिविजिबल इज नोन एज एटम। अब इन्होंने कहा ये नेगेटिव वाला पार्ट आया कहां से भाई, मतलब ये जो पार्ट है ये बीम किधर से आई तो इसी के अंदर से होगी कहीं ना कहीं। तो देयर इज समथिंग
which is smaller than atom. और उन्होंने पता है इसको कैसे एनालाइज करेगा, यहाँ से सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, they travels in a straight line. एक चीज तो ये प्रूव की. अब हमें कैसे पता चलेगा कि these particles travels in a straight line? तो देखो मैं क्या करूं, अच्छा ये बताओ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये मुझे कैसे पता चलता है? तो मैं कैसे पता, अभी के अभी इस रूम में ये अपन प्रूव कर देंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है. बोलो कैसे, बताओ, किसी के पास कोई आइडिया है? तू बता बेटा. मुग्धा, लीजा, स्वारेश, बोलो. ये हाथ है, यहाँ शेडो बन रही है, क्यों बन रही है? स्ट्रेट लाइन में, हाँ ना, स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ रुकी तो मालूम पड़ गया कि नहीं. तो पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इसके रास्ते में कोई चीज रख दी और जैसे ही शेडो बनी तो मालूम पड़ गया these particles travels in a straight line. अंडरस्टूड. फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसके रास्ते में एक ऐसे पेडल जैसी चीज रख दी ऐसी, और ये पेडल क्या होगा, जब ये रेस पड़ेंगी तो ये घूमेगा, घूम रहा है. अब इसके घूमने से क्या पता चलता है, ऐसा है ना, कई बार बच्चे ऐसे मेले में लेकर घूमते हैं और ये घूमने लग जाता है. क्यों घूमता है बताओ मुझे, कोई रीजन बोलो. हवा के पार्टिकल्स जब इससे टकराते हैं तो अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफर करते हैं, राइट, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं. तो बेसिकली क्या, जब बंदा भाग रहा होता है तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है कोलिजन की वजह से. यानी कि ये जो पार्टिकल आ रहे हैं इनके पास मास है, दीज आर पार्टिकल, और कोई पार्टिकल इस पे आके एकदम हिट कर रहा है. जैसे आप इधर आए और ये ऊपर फैन लगा हुआ है, इस पे ऐसे गन से फायर करोगे तो ये कुछ समय बाद घूमना शुरू कर देगा, क्योंकि जो चीज आप फायर कर रहे हो एक पार्टिकल है, उस पे मास भी है और क्या है, उसकी वेलोसिटी है. तो वो अपनी मास, वो अपनी वेलोसिटी को इसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण घूम रहा है. तो इनको ये प्रूव हुआ कि देयर इज समथिंग, कोई पार्टिकल तो है इसके अंदर जो मैंने जनरेट किया. ये ऐसे ही नहीं है कि सीधे निकल गए, कुछ इसमें जान है. जैसे अगर मैं लाइट को मारूंगा उस पे तो लाइट के अंदर वो नहीं घूम रहा है, लेकिन इससे घूम रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि देयर इज सम पार्टिकल, कुछ तो है इसमें नन्ना मुन्ना सा पार्टिकल जो अब तक पहले कभी नहीं डिस्कवर हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटा है. जब इन्होंने उसका मास निकाला तो उसका मास बहुत ही कम था. और मेरे बच्चे एक और चीज की, जब पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे टर्मिनल लगाए तो अब आप खुद जानते हो कि अभी मैं डिस्कवरी किसकी करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की. और सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे बोलो क्या चार्ज होता है, नेगेटिव. तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव. इससे प्रूव हो गया कि ये जो पार्टिकल्स है इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. अच्छा ये तो बात होगी कि ये पार्टिकल्स है नेगेटिव, और मैंने तुम्हें बताया भी कि हो क्या रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस तरीके से निकल रहा है. देखो वो पेडल शायद घूमते हुए की भी हमें एक इमेज यहीं पे दिख जाएगी. ये देख ऐसे घूमा था, देखना भी मस्त दिखेगा एकदम, घूम रहा है. और इससे हमें पता चल रहा है ये जो पार्टिकल्स है इनके पास मास भी है और क्या है, वेलोसिटी. बात आई समझ में. एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो अब निकल कर आएगा वो क्या कहता है, इन पार्टिकल्स के पास जो इनका चार्ज टू मास रेशियो आ रहा था वो ऑलवेज सेम आ रहा था. मैं कोई भी बीच में गैस भर दूं, कोई भी इलेक्ट्रोड ले लूं, हमेशा सेम आ रहा था. चार्ज अपॉन मास रेशियो क्यों सेम आ रहा था, सोचो सोचो. मुग्धा तू बता बेटा, क्यों सेम आ रहा था? आर्यन बोल, क्यों सेम आ रहा था, बोलो बोलो. परीक्षित क्या क्यों सेम आ रहा? चार्ज टू मास रेशियो. फिर बोलता हूं, मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स बदली है ना, यहां गया और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हमने बदली. यहाँ पे कभी कोई इलेक्ट्रोड रख देते थे तो कभी कोई इलेक्ट्रोड रख देते थे, और हर समय हम देख रहे हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है. आप बताओ तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई, बदलता क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोड की बदलने भाई इस इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में जो गैस है उससे आयनाइज हो रहा है. ठीक है, तो दो सोर्सेज हैं, अगर मैं सोर्सेज बदल रहा हूं तो भी नहीं बदल रहा. क्या प्रूव होता है इससे? एक बात बताना. हाँ हाँ बोल बोल. अच्छा एक बात बताना मुझे, आकिफ तू बताना, तेरा और सलमान खान का दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, क्या अलग अलग है या सेम? अलग अलग आएगा. बोलो अलग अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा. मैं ये कहता हूँ, ये जो है ठीक है, इसका हेडफोन का इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, ये माइक का इलेक्ट्रॉन निकाला जाए,
ये बोर्ड का इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, सबके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? सेम आएगा। सबके ऊपर चार्ज कैसा होगा? सेम। और मास भी कैसा है भाई? सेम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन। तो मालूम पड़ा देयर इज समथिंग व्हिच इज स्मॉलर देन एटम एंड व्हिच इज फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है बोलो? हाँ नहीं, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? कहते हैं फंडामेंटल राइट्स सबके पास, यानी कि एक ऐसी चीज है जो हर चीज में है, सब में विख्यात है, हर एक बंदे के अंदर किसी भी चीज को, और बिल्कुल हूबहू एक जैसी है, और उसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया बच्चे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इज समथिंग व्हिच इज फंडामेंटल। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास देखो कुछ चीजें आई यहाँ पर कि कुछ छोटी छोटी सी बातें इन रेज के लिए। पहली चीज, दे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कहां से मूव कर रहे हैं? कैथोड से एनोड में, तभी इनका नाम क्या रख दिया? कैथोड रेज। They travels in a straight line in absence of electric and magnetic field. Straight line में travel कर रहे थे, पता कैसे चला? वो shadow बनने से। Beyond the anode end of the tube there is a green glow. ये green glow इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर green glow दिखा था ना एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। ये जिंक सल्फाइड नाम का एक मटेरियल है, इसकी कोटिंग की जाती है इसके ऊपर। उस मटेरियल पे जब कोई पार्टिकल हिट करता है तो बेस्ड ऑन इट्स मास वो अपने अपने ग्लो करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जब हिट करता है तो फिर करता है ये ग्रीन ग्लो, और जब थोड़े भारी पार्टिकल्स हिट कर रहे होते हैं तो रेड कलर का ऐसा ग्लो दिखाता है। तो फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट मतलब चमकता है। तो ये चमका, और किसकी वजह से? जिंक सल्फाइड की वजह से। ठीक है। These rays contain the particle which are having mass and momentum. वो कैसे पता चला? चक्का घुमाना। तो मालूम पड़ा ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास मास भी है और क्या है? मोमेंटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चार्ज टू मास रेशियो था वो इंडिपेंडेंट था, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रहा था किस पे? नेचर ऑफ गैस, जो कि फील्ड है किसमें? डिस्चार्ज ट्यूब में। इसी से पता चला इलेक्ट्रॉन इज अ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज समथिंग व्हिच एग्जिस्ट इन ऑल। हाँ के ना बच्चों? बहुत सिंपल और सीधी सच्ची सी बात है इलेक्ट्रॉन की केस की। अच्छा, इसका आंसर बताना। Which of the following statement is correct regarding the cathode rays? B. Cathode ray contain material particle having both mass and velocity. Statement is correct. They ionize the gas in which through which they pass. Cathode ray contain the smallest unit of negative charge. Electron is the smallest unit of negative charge. Current की भी वही smallest होती है। And तो मेरा आंसर क्या गया? All of कोई दिक्कत? तो एक चीज जो मैंने बोली थी, the ratio came out to be same irrespective of the nature of gas or the cathode material taken. तो इसी से मालूम पड़ा था कि इलेक्ट्रॉन तो सब में एक ही जैसा है। इसका आंसर बताएं। Highest charge to mass ratio of cathode ray will be observed when discharge tube is filled with D. The value is same in all the cases, right? तो मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आई होगी। तो अभी क्या कर सकते हो तुम? कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए ये छोटी छोटी सी लाइंस को एक बार नोट करो। ठीक है।